हाँ विजय जी, प्रमोद भाई नमस्कार। कैसे हैं? आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। राजसुनी कैसे हो? मुलाकात नहीं हुई बहुत दिन से। इसाम भाई नमस्कार। डी सीमा जी नमस्कार। राकेश जी नमस्कार। जी ललिता जी नमस्कार आपको। आज आपको भी ममता जी, विपिन जी नमस्कार। टीवी सिंह जी नमस्कार आपको। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद अपूर्व, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, खूब अच्छा काम करो। जी ममता जी कैसे हैं आप लोग? आपका परिवार कैसा है? इधर दोस्तों, इधर कई दिन से लाइव नहीं हुआ था। आज जी बाबा जी नमस्कार। आज 15 अगस्त है। अमिताभ भाई नमस्कार। एक लंबा अरसा हो गया आपसे आमना सामना ही नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। लगता है मैं याद नहीं आजकल। तो मैं कह रहा था कि सभी दोस्तों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये स्वतंत्रता दिवस एक युगांतकारी, परिवर्तनकारी साबित हो। अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले हम इस देश से बेकारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, बलात्कार, अत्याचार, नफरत, इन सब से मुक्ति पालें और ये देश सचमुच में एक बहुत महान देश के रूप में खड़ा हो जाए। लेकिन हम जहां 15 अगस्त को एक बार शुभकामनाएं देते हैं, एक दिन अचानक, एक दिन या 2 दिन से बड़े भारी राष्ट्रभक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं हमारे मनों में। फेसबुक पर हम लोग अपने डीपी बदल देते हैं, उस पर तिरंगा लगा देते हैं। घरों पर भी अगर जगह होती है तिरंगा लगा देते हैं। अचानक टीवी चैनलों पर राष्ट्रभक्ति की सिनेमा दिखाई जाने लगते हैं, उनके गाने सुनाए जाने लगते हैं। सड़कों पर भी एक दिन कुछ देर ये तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है। अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और जहां एक बार इससे उत्साह जागता है, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं देते हैं, तो कई बार मेरे मन में आता है कि हम सिर्फ उस वक्त उत्साह, शुभकामनाएं एक दिखावे के तौर पर देते हैं, एक फैशन के तौर पर देते हैं, या सचमुच हम दिल से कुछ सोचते भी हैं। क्या कुछ देर बैठ करके हम उस दिन ये भी चिंतन करते हैं कि ये दिन कैसे मिला हमको, क्या क्या हालात भोगे हमारे देश ने। जैसे जब हम अपने घरों में बैठते हैं तो कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर में जो बड़े होते हैं, वो पुरानी बातें सुनाते हैं। आमतौर पर वो कोई भी परिवार हो, गरीब का हो, अमीर का हो, अधिकारी का हो, कर्मचारी का हो, नेता का हो, कि हम क्या थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि बड़े भारी जमींदार थे और न जाने कहाँ से कहाँ तक रियासत फैली हुई थी। लेकिन अधिकांश 99% लोग तो ये बताते हैं किन किन संघर्षों से निकल करके हम लोग आज यहाँ खड़े हैं बेटा, और अपनी भावी पीढ़ी को संदेश देते हैं कि देखो बचा के रखना, मान सम्मान इज्जत यहाँ तक तो हम लेके आए हैं और इसके आगे इस घर परिवार को ले जाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जैसे हम ये घरों में बातें करते हैं, वैसी ही बात समाज और देश में भी क्या होती है। हम सिर्फ जोश में नारे लगा रहे होते हैं, गानों पर नाच रहे होते हैं, गानों में डूब रहे होते हैं, कान फोड़ू संगीत बज रहा होता है सड़कों पर, या चिंतन भी कर रहे होते हैं। कहीं हमारे मन के किसी कोने में ये भाव भी जग रहा होता है कि ये दिन आया कैसे। मैंने पता नहीं पहले कभी जिक्र किया या नहीं किया,
पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे सरकारें डेस्टिनेशन तय करती हैं, पर्यटन का कोई चतुर्भुज, कोई त्रिकोण, तरह तरह की चीज़ें तय करती हैं, धार्मिक पर्यटन से लेके और पर्यटन के और तमाम चीज़ों तक, क्या उसी में कोई ऐसे चतुर्भुज, 5 भुज, 10 भुज, 50 भुज ऐसे तय नहीं हो सकते जिसमें जलियांवाला बाग आता हो, जिसमें बम्बई और कलकत्ता के वो जगहें आती हों जहां खून से धरती लाल हो गई थी, जिसमें लखनऊ के वो सारे इमामबाड़े से लेकर के कैसर बाग तक के वो इलाके आते हों जहां लाशों से पट गया था, गाजीपुर से लेकर बलिया तक और तमाम वो इलाके जहां पेड़ों से लोग फांसी पर लटका दिए गए थे, मोहम्मदाबाद की वो तहसील जहां वो झंडा लगा है जिसमें गोलियों के तमाम छेद आज भी हैं, इस तरह की जगह है। क्या सरकारों को ऐसे डेस्टिनेशन नहीं तय करने चाहिए देश के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए? तमाम आदेश तो जारी हो जाते हैं कि 15 अगस्त कैसे मनाएं, किसकी फ़ोटो खिंचवाएं, किसकी न खिंचवाएं। ये आदेश क्यों नहीं जारी हो जाता कि स्कूलों में जो टूर जाता है वो टूर पहाड़ और इत्यादि दिखाने के लिए ठीक आप ले जाइए भूगोल की दृष्टि से, लेकिन इतिहास की दृष्टि से वहाँ क्यों न ले जाएं जहाँ शहीदों की कोई यादें दफन है, जहाँ जाकर के कहीं न कहीं मन के अंदर एक उत्प्रेरणा पैदा होती है, कहीं न कहीं एक खिन्नता भी पैदा होती है, कहीं न कहीं गुस्सा भी आता है देख करके कि क्या क्या भोगा लोगों ने। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा हुआ जब मैं मोहम्मदाबाद की तहसील गया। मोहम्मदाबाद बदनाम है मुख्तार अंसारी के कारण, लेकिन उसका नाम भी जानना चाहिए। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील है। अगर गाजीपुर बनारस के कुछ लोग मुझे सुन रहे हो, उनको गर्व होगा सुन करके, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा कुछ दिन पहले आज़ाद हो गया था, कुछ दिनों के लिए द्वारा फौज ने जाकर उस पर कब्जा किया। बनारस में गंगा में लाशें बहा दी गई थी तमाम अंग्रेजों की। उस गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील के भीतर एक बड़ा झंडा लगा है। उस झंडे में ढेर सारे गोलियों के छेद हैं। मालूम क्यों है? और वहां एक बोर्ड पर बहुत लोगों के नाम लिखे हैं। इसलिए है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस तहसील से अंग्रेजों का झंडा उतारना था। कुछ लोग पहुंचे, वो सीढ़ी चढ़ने लगे, अंग्रेज गोली चलाने लगे। पहला आदमी गोली लगी और गिर गया। देश का झंडा उसके हाथ से छूटता उसके पहले पीछे वाले ने ले लिया और कुछ सीढ़ी वो चढ़ गया। उसे गोली लगी, वो गिरता उसके पहले वो झंडा तीसरे ने ले लिया। और इस तरह वही 11-12 लोग जो शहीद हुए, अंतिम व्यक्ति ने मरने से पहले यूनियन जैक जो इंग्लैंड का झंडा था उसको उठाकर फेंक दिया और भारत का झंडा वहां लगा दिया। इंसानों के शरीरों में तो गोलियां नहीं गिनी जा सकी, लेकिन उस झंडे में वो गोलियां गिनी जा सकती हैं जो भारत का झंडा लहराया गया था। वो झंडा वहां लगाया गया है और उस स्थल को देखने के लिए तमाम देश के महापुरुष, गांधी से लेके नेहरू से लेके सारे लोग उस जगह जा चुके हैं। वहां जाने पर अपने आप मन में कुछ बातें पैदा होती हैं, बहुत से विकार दूर होते हैं, बहुत सी गलतफहमियां दूर होती हैं। उन नामों को पढ़ करके बहुत से विचार पैदा होते हैं। इसी तरह से जब मैं जलियांवाला बाग गया, छोटा सा दरवाजा, अंदर अब जाएं, अंदर एक कुआं और चारों तरफ दीवारें। वो दीवार, वहां मीटिंग हो रही थी, दरवाजे पर टैंक या जो भी कुछ खड़ा कर दिया गया और उसके बाद बिना चेतावनी, बिना किसी को बाहर जाने की इजाजत दिए हुए गोली चलने लगी। उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं आज भी। अच्छा है उसको मरम्मत नहीं किया गया। तमाम लोग मर गए। बहुत से लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे, कुआं पट गया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और कुएं में पड़े हुए जो लोग कूदे थे उनको ऊपर से गोली मार दी। कुआं पानी की जगह खून से भर गया। वो जलियांवाला बाग है। तो इस तरह की जितनी भी जगहें हैं, कल मैं किसी का लेख पढ़ रहा था
लखनऊ के बारे में कि 700 से ज़्यादा अंग्रेज मारे गए, लाशें ही लाशें दिखलाई पड़ रही थी अंग्रेजों की वहाँ कैसरबाग के इलाके में। ये जो कहानियाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं रोमांचित ही नहीं करती, ये शिक्षा देती हैं, ज्ञान देती हैं, हमको पवित्र करती हैं, हमको अच्छा रहने की प्रेरणा देती हैं, हमको देश के बारे में सोचने और देश के बारे में चिंतन करने, उसके लिए करने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, दुर्भाग्य से ये घटनाएं घरों में बताई नहीं जाती। अब फिल्मों में जो कुछ चल रहा है बस वही आदर्श हो गया है। दुर्भाग्य से ये जगहें हमारे टूर के प्रोग्राम में पटाया, थाईलैंड और न जाने कहाँ कहाँ जगहें तो होती हैं, लेकिन हम बच्चों को लेकर इन जगहों पर नहीं जाते। सचमुच जब तक मैं तीन मूर्ति भवन नहीं गया था और इंदिरा गांधी का घर देखने नहीं गया था, मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को लेकर बहुत गलतफहमियां थी। लेकिन एक बार मैं केवल टूरिस्ट बनकर दिल्ली गया और बच्चों को सिर्फ घुमाता रहा, और उसमें नेहरू तारामंडल ले गया, वहाँ जानकारियाँ अलग तरह की बच्चों को मिली। जब हम तीन मूर्ति भवन गए और नेहरू जी का रहन सहन देखा, हमारा मन अपने आप श्रद्धा से भर गया। जब हम गांधी स्मृति गए और वहाँ के हालात देखे, वहाँ सब कुछ पढ़ा देखा, ढेर सारी किताबें खरीदी, एक अलग तरह की श्रद्धा उपजी मन में, एक अलग तरह के विचार दिमाग में आए। जब इंदिरा गांधी का जो स्मारक बना है, जहाँ उनकी हत्या हुई थी, जहाँ वो रहती थी, जब उनके घर में गए और तीन मूर्ति भवन हुए, इंदिरा गांधी का घर जब देखा कि कितने सरल रहन सहन था। हमको तो कुछ और बताया जाता था बाहर कि पेरिस में कपड़े धुलते थे, लेकिन उतने साधारण चारपाई, उतने साधारण बिस्तर, उतने साधारण कपड़े, उतने साधारण बर्तन, उतना साधारण रहन सहन। तो हमारी गलतफहमी दूर हो गई, हमारे मन में आदर का भाव पैदा हो गया इन लोगों को लेकर के। गांधी जी के मन में के लिए तो हमारे मन में सबके आदर पहले से था। तो कई बार जब आप चीज़ों को दूर से देखते हैं तो कुछ और दिखता है, जब पास में जाके देखते हैं तो आपके अपने मनोभाव, आपकी भावनाएं ही बदल जाती हैं, जैसे हमारी बदली। मैंने अपने बच्चों को ले जाके सब चीज़ें दिखाई। क्या देश में ये अभियान नहीं चल सकता कि सारे स्कूली बच्चे, छोटी उम्र के इंटर तक के जो बच्चे हैं वो, और जो नहीं उस वक्त जा पाए बड़े उम्र के बच्चे हो गए वो भी, इनके कंपलसरी टूर बने इन सब जगहों के लिए, वो जा करके देखें। अमेरिका में जब मैं नासा में गया और नासा की पूरी कहानी वो एक थिएटर के अंदर सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे कितनी कुर्बानियों के बाद वो किस लक्ष्य तक पहुंचे, तो वहाँ के नागरिकों को श्रद्धा पैदा होती होगी अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने कर्मों के बारे में, अपने विकास के बारे में। क्या हमारे जो इस तरह के तमाम संस्थान हैं जहाँ जा करके हमारा स्तर ऊंचा हो सकता है गर्व से, और वो नासा वाले मुफ्त में नहीं दिखाते, उसके पैसे लेते हैं। रोज 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, उससे लाखों डॉलर उनको कमाई होती है, वो कमाई वहाँ काम आती है। क्या हमारे देश में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती? न्यूयॉर्क में उन्होंने अपना खराब हो गया शिप खड़ा कर दिया है, बगल में एक नहर का जो शेप बना उसके पास में, और पनडुब्बी, उसको देखने के वो पैसे लेते हैं। लेकिन एक उन्होंने बना रखा अपना कि देखिए हमारी ये महानता है, हमारा इतना बड़ा शिप हमारे पास है, ऐसी पनडुब्बी है, इससे ये लड़ाइयाँ हम लड़ चुके हैं, ऐसा ऐसा कर चुके हैं, ये हमारी ताकत है। तो हम ये सब क्यों नहीं कर सकते अपने देश में? सोचना तो पड़ेगा। किसी ने 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ ली, कोई 14 साल की उम्र में जेल चला गया, और 23 साल की उम्र में गांधी जी चाहते थे छुड़ा देना, भगत सिंह छूटना नहीं चाहते थे। नेहरू चाहते थे छुड़ा देना, भगत सिंह छूटना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि मेरी कुर्बानी आज़ादी की जंग में एक नया रंग भरेगी। 23 साल की उम्र का नौजवान फांसी चूम गया हंसते हुए। भरी पड़ी है कहानियां हमारे देश की शहीदों से, जिनके नाम है और जिनके नाम नहीं है अनाम। वो तमाम लोग जो गाजीपुर, बलिया से लेके बंगाल तक, पंजाब तक, जगह जगह जो फांसी पर लटका दिए गए, गोलियां खा करके वहीं गिर पड़े, उनकी वहीं अंत्येष्टि होगी। उनका नाम किसको याद है? सबके नाम याद नहीं है, लेकिन लाखों लोगों ने कुर्बानी दी दोस्त। सैकड़ों साल हम गुलाम रहे,
पर एक चीज तो है कि अंग्रेज ने राज किया हो या मुसलमान ने, न हमारे मंदिर खत्म हुए, न हमारा धर्म खत्म हुआ, न हमारी भाषा खत्म हुई, न हमारे धर्म ग्रंथ खत्म हुए। वो तलवार से शासन करने वाले चाहते तो खत्म कर सकते थे, पर खत्म किया नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? लाखों की तादाद में माताएं बहनें कैंसर के शिकार हैं, आदमी कैंसर के शिकार हैं, सिर्फ पैसे की हवस में। मिलावट, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, पैसे की हवस। हम उसमें डुबोते जा रहे हैं अपने देश को, हम उसमें बर्बाद करते जा रहे हैं अपने देश को। सिर्फ ये बैंड बाजे बजाने से और एक दिन जिंदाबाद बोलने से काम नहीं चलेगा, एक दिन झंडा लहराने से काम नहीं चलेगा। निरंतर चिंतन करना पड़ेगा और इन सब चीजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। आज प्रधानमंत्री जी को थोड़ी देर सुना मैंने, बड़े व्याकुल से दिखलाई पड़ रहे थे। आज दुख हुआ। राजनीतिक विचारधारा का विरोध और समर्थन अलग चीज हो सकती है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पहली बात तो लाल किला किसी प्राइवेट कंपनी को दिया क्यों गया? संभवतः उसे किराए पर लेना पड़ा उसको आज के आयोजन के लिए। ऐसी तमाम पोस्ट देखी मैंने, सच्चाई भी पता लगाऊंगा। क्या किराए के लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देगा, देश को संबोधित करेगा पूंजीपति को किराया दे करके? और आज प्रधानमंत्री जी में तो निहायत जबरदस्त आत्मविश्वास है। वो असत्य भी बोलते हैं तो पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं, लेकिन आज वो आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था। पगड़ी फिसल रही थी, जबान लड़खड़ा रही थी, बोलने में हड़बड़ाहट थी। मैं अपने प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं देखना चाहता। मुझे दुख हुआ अपने प्रधानमंत्री को इस रूप में देख करके। कारण क्या था मालूम नहीं, तबीयत खराब थी या क्या वजह थी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन देश को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री की यह हालत मुझे अच्छी नहीं लगी। और संदेश क्या दिया अंत में? ये 15 अगस्त आत्मावलोकन के लिए होता है, आत्मालोचना के लिए होता है, आत्मचिंतन के लिए होता है और संदेश के लिए होता है। ये 15 अगस्त राजनीति करने के लिए नहीं होता। 4 साल पहले तो राजनीति हुई थी कि मनमोहन सिंह लाल किले से भाषण दे रहे थे 5वें साल, और टीवी के आधे हिस्से में गुजरात के मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा था, आधे हिस्से में मनमोहन सिंह को दिखाया जा रहा था। और उस दिन सारे संघ के लोग, सारे इस विचारधारा के लोग भूल गए कि देश का कोई सम्मान होता है, प्रधानमंत्री का कोई सम्मान होता है। प्रधानमंत्री के सम्मान को ताक, और सारे टीवी चैनल भी भूल गए, ताक पर रख दिया प्रधानमंत्री के सम्मान को, 15 अगस्त के सम्मान को। और सिर्फ प्रधानमंत्री के मुकाबले एक नेता को खड़ा करने की होड़ में उस तारीख को बहुत गंदा किया था। मैंने बहुत आलोचना की थी, बहुत विरोध किया था। मैं आज इंतजार कर रहा था कि आज किस मुख्यमंत्री या किस नेता को दिखाया जाता है इस तरह से, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। खैर, बात बदल जाएगी। स्वतंत्रता बड़ी बहुमूल्य है, लेकिन स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती। फ्रीडम इज नॉट फ्री, यह हमें समझना पड़ेगा। फ्रीडम इज नॉट फ्री, स्वतंत्रता मुफ्त नहीं है। इसके लिए कुछ देना पड़ेगा, लगातार देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी आबादी, बड़ी तादाद देने के बजाय लगातार ले रही है, और उसके नाते यह देश बर्बादी की तरफ है, इतना पीछे है, वरना आज आसमान पर होता। और क्या ये मिलावटखोरी, जमाखोरी, ये गंदगी, ये भ्रष्टाचार, ये बलात्कार, ये नफरत, ये घेर कर किसी को मार देना, क्या ये सब देशद्रोह नहीं है? ये देशद्रोह भी है और मानवता के साथ भी द्रोह है, और इस पर फांसी की सजा तय होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक में फांसी होनी चाहिए। वैसे मृत्यु दंड के खिलाफ तो दुनिया में एक बहस चल रही है, लेकिन किया क्या जाए? लाखों लोगों को मौत देने वाले की कोई तो सजा हो। जो मिलावट कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों को मौत दे रहे हैं, और उस पर कोई विचार हमारे यहां नहीं है।
मैंने चूंकि अपनी पत्नी को खोया है कैंसर से, और कैंसर का बहुत बड़ा कारण मिलावट होता है। यह भी भरोसा नहीं कर पाते कि जो दवाई दी गई वो असली थी कि नकली थी। कैसे चलेगा ऐसे? ये बड़ा विषय है, लंबा विषय है, बड़ी बहस का विषय है, और बड़ी बहस के साथ बड़े फैसले का विषय है। इसलिए दोस्तों, बस इतनी बात कह करके आप सबको फिर स्वतंत्रता दिवस की एक बार शुभकामना देता हूं, और अपनी एक कविता के साथ आज अपनी बात समाप्त करूंगा। कल दूसरी कविता सुनाऊंगा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी कविता है प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, वो सुनाना चाहता हूं। प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, भारत के आगे सब जहान क्या था, क्या बताएं यारो ये स्थान क्या था। अरे देवता भी ललचाए पैदा होने को, क्या बताएं भाई हिंदुस्तान क्या था। इन 4 लाइनों से ज़्यादा मैं तारीफ नहीं कर सकता देश की, कि भारत के आगे सब जहान क्या था, क्या बताएं यारो ये स्थान क्या था। देवता भी ललचाए पैदा होने को, क्या बताएं भाई हिंदुस्तान क्या था। आइए पुराना इतिहास देख लें, धुंधला पड़ा जो वो प्रकाश देख लें। वर्तमान पे है जो कालिमा छाई, आने वाले कल का आभास देख लें। यहीं कभी गीता का प्रभाव दिखा था, यहीं वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। बुद्ध महावीर की वो वाणी गूंजी थी, सभ्यता सभी ने तो यहीं से सीखा था। यहीं तानसेन की वो तान गूंजी थी, राणा और शिवाजी की भी शान ऊंची थी। एक गया दूसरा पैदा हो गया, यहीं देवताओं की वो लंबी सूची थी। गूंजता था वेद और पुराण का वचन, और प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। जौहर वाली टोली यहीं होती थी कभी, जौहर वाली होली यहीं होती थी कभी। चित्तौड़ी टोली यहीं होती थी कभी, और कह दिया तो कह दिया फिर कैसा हटना। ऐसी वचन बोली कभी होती थी यहीं, ऐसी वचन बोली यहीं होती थी कभी। और यहीं कर्ण ने भी जन्म लिया था, गुरु को अंगूठा भी तो यहीं दिया था। हरिश्चंद्र भी तो यहीं पैदा हुए थे, पन्ना दुआई को भी कोई भूलोगे कैसे। मंगल पांडे वाली वो कहानी याद है, रानी झांसी वाली तो जुबानी याद है। और किसे याद नहीं रहेगा न विद्रोही सुभाष, भगत और आजाद की कुर्बानी याद है। यहीं पर जन्म हो और यहीं पर मरण, और प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। यही है कबीर का निर्गुण स्वरूप, तुलसी की चौपाई यहीं मिलती, सूर की एक कविताई यहीं मिलती। यही है कबीर का निर्गुण स्वरूप, दिनकर की गरमाई यहीं मिलती। बच्चन पंत और निराला भी यहाँ, प्रेमचंद ढूंढने तुम जाते हो कहाँ। याद है तुम्हें अगर रस खान की, कृष्ण की मीरा भी तो हुई थी यहाँ। एकला चलो वाले टैगोर थे, इकबाल भी तो बड़े घन घोर थे। और जाने कितने हुए हैं साहित्य रतन, प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। माँ की इस मिट्टी में हीरे मोती की भरमार है, खेत में पैदा होता सोना अपार है। माँ की गोद में है जैसे दूध बह रहा, गंगा जमुना की ऐसी 2 धार हैं। राखी का त्योहार बड़ा प्यार का होता, दशहरा तो सारे ही संसार का होता। दिवाली में खुशियां मनाई जाती हैं, होली का त्योहार तो मनुहार का होता। लोग मिलते हैं और बनता है बंधन, प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। और कितनी ही जातियां और धर्म हैं, कितनी ही बोलियां और कर्म हैं, पर सबकी जात हिंदुस्तानी है, सबके दिलों का बस यही मर्म है। हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो चाहे मुसलमान भाई हो, रहे खुश सबका तन और मन एक है। जी हाँ, सारा है हिंदुस्तान भाई है, रहे खुशहाल करो ऐसा जतन, और प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन,
पर मेरे देखो मेरे देश को क्या होता जा रहा, अपने गुणों को कहां खोता जा रहा। देखो अंधकार ही दिखाई पड़ता, कहीं नहीं रास्ता सुझाई पड़ता। देखो चारों ओर बस भ्रष्टाचार है, यहां तो संबंध भी हुए व्यापार हैं। राजनीति का मैं हाल क्या कहूं, कैसे कैसे हुए हैं कमाल क्या कहूं। इतने सालों लुटेरों ने हमको लूटा है, जो भी कहा सब ही तो दिखा झूठा है। ये कैसा हो गया है मेरे देश का चलन, फिर भी प्यारा लगता मुझे अपना वतन। प्राणों से भी प्यारा हो मुझे अपना वतन, अच्छा लगता है मुझे यह देश का बंधन। क्या कोई बताएगा मुझे एक बात, बड़ी कोशिश की पर हुई नहीं ज्ञात। कहाँ गई आज मेरी सोन चिड़ैया, सोने की चिड़िया। कहाँ गई आज मेरी सेन चोन चिड़ैया, कैसी उजड़ी है ये तिरंगन मड़ैया। चंद्रगुप्त वाला वो शासन है कहाँ, अकबर वाला वो प्रशासन है कहाँ। कर्ण वाली कहाँ गई दान प्रियता, और भारत की जानी वाली दान प्रियता। आज क्यों लुटता है लाशों से कफन, फिर भी हमें प्यारा लगे अपना वतन। हर प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। और कई लोग लेके चले रक्षा मंत्री को, जिसको सबकी रक्षा करनी है उसको लोग लेके चलते हैं। कई लोग लेके चले रक्षा मंत्री को, पूरी गिनती न आए वित्त मंत्री को। और सीमा पे जवान अपना खून बहाए, पर भारत रत्न मिलता है प्रधानमंत्री को। सीमा पे जवान अपना खून बहाए, पर भारत रत्न मिलता है प्रधानमंत्री को। लोकतंत्र देश की अजब थाती है, मेरे भूखे भारत को ये कैसे भाती है। कैसे पेट भरेगा इस भूखे भारत का, जब एक एक सीट इतने करोड़ खाती है। कैसा उजड़ा है इस देश का चमन, फिर भी मुझे प्यारा लगे अपना वतन। प्राणों से भी प्यारा हमें अपना वतन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन, अच्छा लगता है हमें यह देश का बंधन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सब मिल करके भ्रष्टाचार खत्म करें, बेरोजगारी बेकारी खत्म करें, प्रदूषण खत्म करें, मिलावट मुनाफाखोरी खत्म करें, अत्याचार और बलात्कार खत्म करें, भ्रूण हत्या खत्म करें। आइए अपना देश बनाएं। फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।